अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, ईरान जंग जीत रहा है या हार रहा है, ये वो सवाल है जो हर एक के जहन में है। और आप कहीं भी चले जाएं, अफ्तार पार्टी पर जाएं, आप इशा की तरावी पढ़कर निकलें, आप फ़ोन पर बात कर रहे हों, आप सुबह के टाइम डिस्कशंस कर रहे हों, इस वक्त सिर्फ मौजूद बहस यही एक बात है कि क्या ईरान जंग जीत रहा है या हार रहा है। नाज़रीन, अमेरिका हो, इसराइल है, सऊदी अरब है, आपने देखा कि अब वहाँ पर इस जंग को शुरू करने एक्चुअली जो इसके जो वजह बनने का और एक दूसरे पे इल्ज़ामात का मामला शुरू हो चुका है। अमेरिका ये कहता है कि जी सऊदी अरब के प्रेशर पे, ये एक स्टोरी हमने देखी जिसकी डिनाइल भी सऊदी अरब से आई कि ये सऊदी प्रेशर पर अटैक किया गया। सऊदी अरब ये कहता है कि मेरे ईरान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई किसी किस्म का प्रेशर दूं कि उस पर हमले करे। और सेकेंडली, ये जो अरामको के ऊपर जो अटैक हुआ था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो ईरान ने कराया है, अब उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग गया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कतर और सऊदी अरब दोनों ने वहाँ से जो मुसाद के एजेंट हैं वो पकड़े हैं, जिनका मकसद इस तरह की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या इस तरह की तनसीबात पे उसको बॉम्बिंग करना, उसके ऊपर या बॉम्ब्स लगाकर उसको उड़ाना जो है वो शामिल था। चीन और रूस की खामोश हिमायत मौजूद है या नहीं है, ये भी एक मौजू जो है वो ज़ेर बहस है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि चीन और रूस की हिमायत के बगैर ईरान इतनी बड़ी जंग के अंदर न कूद सकता था, न सर्वाइव कर सकता था। और तीसरा जो बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि अब रूस ने बड़े ओपनली IAEA में अमेरिका ने जो हमला किया था एटमी प्लांट पर, उसको आड़े हाथों ले लिया है। उनका कहना यह है कि जी जो वहाँ से लीकेजेस अब हो रही हैं, क्योंकि प्लांट पर अटैक किया जाना दुरुस्त नहीं था, वो IAEA के अंडर था, और वहाँ से ताबकारी अगर निकलेगी तो रूस को नुकसान इतना नहीं पहुँचाएगी जितना वो यूरोप को नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि वो उसकी जो जिसे कह लीजिए कि ताबकारी के असरात उस पर यूरोप पे पड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस है। अमेरिका कहता है, जो इस वक्त सिचुएशन है, कि अमेरिका ये कह रहा है कि जी मैं तो जो है ना सख्त अभी जो हमले हैं वो बाकी हैं। तो ईरान का जवाब आता है कि जी अभी तो हमने स्क्रैप इस्तेमाल किया है, अभी तो हमने अपने जो जदीद वेपन्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त मशरक़ वस्ता है वो जल रहा है। बहुत से लोग ये डिबेट भी कर रहे हैं कि अमेरिका ने और इसराइल ने ये एक जंग शुरू करके पूरे मशरक़ वस्ता को, पूरे तमाम मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ा दिया है। बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी बहस की जा सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, सीनियर तजिया निगार हैं, और चूँकि मिलिट्री के मामलात को समझते हैं इसलिए हम उनसे उनका तजिया लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शबीर अहमद खासा मौजूद हैं, माहिर अमूर हैं, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, और हमें वो बताएंगे कि पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं वो किस तरह की हैं और किस तरह की अलाइनमेंट्स बन रही हैं, या आने वाले वक्त में क्या अलाइनमेंट बनेगी। अमजद इकबाल साहब सीनियर तजियागार हैं, सीनियर एडिटर हैं, और अमूमन आप हमें हमारे साथ जो है इन्हें बैठा देखते हैं, क्योंकि इनकी नज़र बड़ी गहरी है। ये आपको बता सकते हैं कि इस वक्त कहाँ पर कौन सी खबर जो है वो उसको क्या मायनी है और उसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं। शाहजाद फारूकी साहब मेरे फेवरेट हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, बड़ी बरमहल जिसे कहते हैं वो गुफ्तगू करते हैं। शाहजाद फारूकी साहब, आप सब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब आपके पास आऊँगा। मेरा सवाल बड़ा स्ट्रेट सिंपल इसलिए है कि आज हर बंदा, हर पाकिस्तानी, शायद पूरी दुनिया में शायद जो लोग हैं वो तमाम हर जगह एक ही सवाल कर रहे हैं, क्या ईरान जंग जीत रहा है या हार रहा है। ये वो सवाल है जो बुनियादी तौर पर किया जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि ये एक माह की जो बात की जा रही है, ये ईरान इसको सर्वाइव कर सकेगा? देखिए, बात ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तो अमेरिका इज अ सुपर पावर, और उसका जो प्रॉक्सी है वो है ईरान, ये इजराइल। जी। जाहिर है कि ईरान डेफिनेटली उससे बहुत ही रेजिलिएंट है, बड़ी ही रेजिलिएंट कौम है, और वो पूरी कौम इकट्ठी हो गई है। दे डोंट एक्सेप्ट फॉरेनर टू कम एंड इंटरफेयर इन देयर अफेयर्स, ये भी है। और उसके बाद रिसोर्सेज है अमेरिका के पास ज़्यादा है, लेकिन ईरान ने अपनी तरह से बहुत ज़्यादा पायल अप किए हुए हैं। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी इनकी बहुत अच्छी थी, हम्म। जिसमें हाइपरसोनिक भी हैं, सुपरसोनिक भी हैं, क्रूज मिसाइल भी हैं, और उसके साथ उन्होंने डिसेंट्रलाइज किए एरियाज बांटे हुए, कमांडो को इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है कि किस 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 इवेंचुअलिटीज में, कौन सी कॉन्टीजेंसी में कौन सा मिसाइल फायर किया जाएगा। और अभी वो यही कह रहे हैं कि हमने अभी पूरी अपने मिसाइल एक्सपोज नहीं किए हैं एंड वी कैन प्ले हेल्प। हम्म। लेकिन बात ये है कि देखें, एक सुपर पावर है, ये बहुत बड़ी, अमेरिका तीर नहीं मारेगा,
कि वो और ये इजराइल मिल के अगर ईरान को नुकसान पहुंचाते हैं तो पहुंचा रहे हैं, तो ये वैसे ही एक गलत बात है कि एक सॉवरेन मुल्क के ऊपर आप आए और आके आप अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहिए और ये कहें जी कि आप मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म कर दें, आपने मिसाइल पे जो कैपेबिलिटी है ये भी ख़त्म कर दें, आपको हम मिसाइल अपनी मर्जी से मिसाइल रजीम चेंज कर देंगे, आप चाइना को ऑयल ना बेचें। मन दिस इज नॉट, ये सॉवरेन मुल्क के से ऐसे नहीं होता। एक तो ये बिल्कुल ही रोक स्टेट है और इवन अमेरिका में भी बहुत एहतजाज हो रहा है इसके ऊपर। तो आई थिंक बात ये हारने की, जी मैं ईरान इज रियली गिविंग अ गुड फाइट गुड। और बहुत ही अच्छे तरीके से वो मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला वो सही कर रहे हैं, इसराइल का नुकसान कर रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि आपने वार्निंग शॉट, ठीक है, अगर आपने वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए हैं अरब ममालिक के अंदर, ज्यादा वहां में जाने की जरूरत नहीं है इनको। यही जो 150 मिसाइल यूएई में फायर किए हैं, ठीक है, 50 के चेक कर लेते हैं, उनको वार्निंग दे देते, लेकिन कॉन्सेंट्रेट ऑन इजराइल। इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू कैजुअलिटीज। उनको जितना नुकसान पहुंचाएंगे उतनी जल्दी ही वो अमेरिका से रिक्वेस्ट करेंगे सीज फायर करें। ये 6 जून में भी इन्होंने यही किया, जब ईरान ने मारा था तो उन्होंने अमेरिका को कहा कि हमें सीज फायर चाहिए। इसलिए ये इनका इलाज है। रेसिपी ईरान इजराइल छोटा दबा के मारे, तबाह करके रख दें इसको, एंड दैट सी व्हाट हैपेंस। आप अगर अपने रिसोर्स को स्प्रेड आउट करेंगे, यही वो चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है और इजराइल भी यही चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि वो यही चाहते हैं कि आप उनके साथ अपने जितने भी रिसोर्सेज को आप एग्जॉस्ट कर लें। काम करें। ठीक, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं कि डॉक्टर शबीर साहब, ये जो एक पहलू है, जिसे बड़ा आम सा वर्ड है रजीम चेंज, ये हो सकता है किसी जमहूरी मुल्क जो हमारी तरह का जमहूरी मुल्क है वहाँ पे ये ज़रा आसान हो, लेकिन जिस किस्म का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ईरान का, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक जो उनका रहबर है उसको उनको ख़त्म कर लेने से या उनको शहीद कर देने से ये इस सिस्टम को कोलैप्स किया जा सकता है? ये सलाहियत किसी मुल्क में है, चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो? बिल्कुल ये किया जा सकता है। और शुरू में उन्होंने जो अपने मकासद बयान किए उसमें आपने देखा कि जो 8 माह पहले उन्होंने स्ट्राइक्स की थी जी, उसके उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर सलाहियत है और ख़ास तौर पे जो उनकी 2 फैसिलिटीज़ थी पहाड़ों में, उन्होंने पहली बार अपना वो जो B2 स्पिरिट है उसको इस्तेमाल किया और वो मिसाइल इस्तेमाल किए कि जो बंकस में जाके यानी 70 मीटर्स डीप, और उन्होंने उस फैसिलिटी को, जिसको कि ट्रंप ने एक लफ्ज़ बोला ऑब्लिटरेटेड, उसका सफाया किया। अच्छा, ये उन्होंने अपने वाज़े किए थे मकासद उस। अच्छा, इसलिए शबीर साहब यहाँ एक सवाल ज़रूर साथ ले लीजिए कि अगर वो उन्होंने ऑब्लिटरेट कर दिए थे तो फिर ये किस चीज़ के मुज़ाकरात कर रहे थे और ये कौन सी एटमी जो है प्रोग्राम बंद करने की बात कर रहे थे, या ये कौन सा वो, अगर वो सफासी से मिट गया तो फिर किस चीज़ के उन्होंने मुज़ाकरात कर रहे थे? एग्जैक्टली, आपने जैसे अभी खुद अपने इंट्रो में फरमाया कि जैसे रशिया ने अभी एक उनका जो पावर प्लांट है और उसके कई प्लांट्स ऐसे हैं जो वो अपनी, जिसको पुरअमन मकासद कहते हैं या एनर्जी के असूल के लिए, तो उस पर तो वो काम कर रहे थे ईरानियंस जो हैं, और रशियन साइंटिस्ट भी थे। हाँ, और IAEA भी ज़ाहिर है कि उनका भी कंट्रोल है उस पर, लेकिन ये सलाहियत चूँकि बहुत पुरानी है ईरान के पास, वो साइट्स तबाह करने के बावजूद ईरान जो है उनके जो एटमी प्लांट्स थे उन पर काम हो रहा था। और ज़ाहिर है कि ये उनको फ़िक्र तो लाक थी ना कि ईरान कहीं सेंट्रीफ्यूजेस इतनी तादाद में ना बना ले कि वो एक थोड़ी मुद्दत में वो संभल करके वो एक बॉम्ब बना सके। ये तो डेंजर था, लेकिन उन्होंने वो इंश्योर किया उस स्ट्राइक्स में। अब शुरू में इसके बारे में ट्रंप ने ये कहा कि वो अब रजीम चेंज की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि ये जो जिसको सिफारतकारी कहते हैं ना, इसमें जो आप कहते हैं वो ज़रूरी नहीं आप वो करें, और जो आप करें वो ज़रूरी नहीं होता कि आप वो कहें। ये एक बड़े मारूफ एक सोवियत यूनियन के जो एक डिप्लोमेट थे वो कहा करते थे। ट्रंप के बाद आज आपने देखा रूबियो जो है, मार्को रूबियो, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात की है। जब उससे कैटेगोरिकली पूछा गया, अब वो आ गए कि हमने क्रिपल करना है ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास जो ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, फिर उनके पास जो बोट्स हैं, यानी उनकी जो नेवल फोर्स है। आम तौर पे ईरान को एक एज रहा है कि इस खिते में ईरान का एक रोल रहा है एक चेकमेट का, कि ईरान को वो ताकतवर भी रखा है उन्होंने, और जो इकदाम अमेरिका ने मिडल ईस्ट में किए हैं उसका बेनिफिशरी रहा है ईरान। मतलब ईरान का सबसे बड़ा एनिमी तो इराक हुआ करते थे ना, वो सद्दाम को वो कर दिया, दिहाई तक जंग लड़ी। उसकी वजह ये थी कि जो अरब ममालिक हैं और जो खलीजी ममालिक हैं,
ये जिन टर्म्स पे अमेरिका इनको लाना चाहता है, अभी ट्रंप ने अपने हालिया विजिट में आपने देखा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की हाँ जी, सरमायाकारी डिफेंस कर ली इन्वेस्टमेंट थी। जो है वो और डिफेंस पैक्ट की है। हाँ जी, लेकिन वो इस वक्त में हो सकता है जब इस खत्ते में ईरान जो है उसको एक खतरे के तौर पे पेश किया जाए। और जैसे अभी आपने मुसाद की एजेंट्स का जिक्र किया कि ये जो मिसाइल तासुर क्या दे रहा है मीडिया, जिसको जो ज़ाहिर है मीडिया उनके कंट्रोल में है, कि देखें ईरान तो अपने नेबर्स के लिए खतरा है, ये जी, तो जी, खलीजी जी, ममालिक जी। के लिए खतरा है। अब वो आ गए हैं जो कि वो नहीं चाहते थे, जो कि आम तासुर ये था, जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट से वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ईरान की मुकम्मल ताकत को कमज़ोर करना मकसद नहीं है, अदरवाइज तो फिर जो आप डिप्लोमेटिकली जो एक एज लेते अपनी हैं टर्म्स पर लाना मकसद है कि अपनी टर्म्स पे एक- लाके अपने उसके हिसाब से चलाया जा सके ईरान और को। रजीम चेंज की जो बात है, मुझे बताएं, देखें पहले स्ट्राइक्स में उन्होंने उनके सारे चीफ्स जो है उनको हलाक कर दिया। अब उनकी पूरी लीडरशिप को, हम तो सिर्फ अयतुल्लाह खमनाई जो है शहीद उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वहाँ हाँ, पे वो जो 40 कहते हैं कि जी जो 40-45 बंदे जो और मार दिए हैं वो उन्होंने। नहीं, अभी जो उनका सेकंड आज जो स्ट्राइक हुई है उसमें उनका जो वजीर दिफा जो हाँ जी। उन्होंने तीसरा जो बनाया था, जब सारी लीडरशिप ही वो आप कह लें कि उन्होंने वो की है, मुझे बताएं और रजीम चेंज क्या होता है? अब क्या करेंगे जो लोग और आएंगे, मतलब जैसे आप लाराजानी की ये बात, बड़ा थिन सा पॉइंट है। मैं यहाँ बताऊँ, देखिए रजीम चेंज के अंदर वो सिस्टम बीच में आड़े खड़ा होगा मेरी नज़र में, जो ईरान के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ इस्लामी जमहूरिया ईरान, जमहूरी मुल्क है। लेकिन उसके साथ जो एक पूरा एक सिस्टम वहाँ पर चल रहा है पासदारान इनकलाब का, जो पैरेलल चलता है तमाम निज़ाम के, वो ख़त्म होता है कि नहीं ख़त्म होता, ये बड़ा मैटर करेगा। क्योंकि चेहरे तो शायद बदल जाएंगे, वो आते रहेंगे, आप उनको उड़ाते भी रहेंगे तो वो आते रहेंगे। क्योंकि आपने देखा था जब पूरी की पूरी उनकी आर्मी लीडरशिप वहां खत्म कर दी गई थी लास्ट टैक्स के अंदर, तो वहां फौरी तौर पे नई लीडरशिप आ गई थी। और ईरान अभी एज सच पॉलिटिकली क्रिपल नहीं किया विद इन ईरान, कोई अभी वहां पे कोई ऐसी तब्दीली हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन ये- इस पर्सपेक्टिव से शायद रजीम चेंज उस तरह आसान ना हो। लेकिन देखें ट्रंप एक और पॉलिसी अपनाते हैं जिसको डिसेप्शन की पॉलिसी हाँ कहते जी। हैं। वो कई दफ़ा, जैसे पिछली दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं 2 हफ्ते लूंगा अभी हमला करने में, दूसरे दिन हमला कर दिया। हाँ जी, आप बड़ी ताकतों के बारे में ये जो टीवी पे वो बयान करते हैं, वो सारी ठीक बात वो है। मकासद वो नहीं है। ये ट्रंप जानता है, पेंटागन जानता है कि उन्होंने किस किस्म का ईरान उनको चाहिए कुछ माह के बाद। ठीक। एक बात तो तय है कि अब ईरान की वो सलाहियत जो है उसको उन्होंने क्रिपल करना आपका है। कहने का मकसद ये है कि जो रजीम चेंज जिसको कह रहे हैं हम, हाँ। वो कोई पूरा उसका निजाम टॉपल करना नहीं है, हाँ। वो सिर्फ चंद चेहरे हैं या चंद हार्डलाइनर्स हैं जिनको वो साइड पे करके कुछ अपने लोग लाना चाहते हैं, जिनके जरिए वो अपना निजाम और सिस्टम चला सकें। ठीक है, मैं ये जो आपने एक बीच में ड्यूरिंग डिस्कशन एक बात कही है, मुझे याद आ गया। मुझे याद है पाक अरब अमेरिकन कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, जिसके अंदर ट्रंप साहब पहली दफ़ा सऊदी अरब तशरीफ ले गए थे अपने पिछले टेन्योर में। मैं उस वक्त रियाज में मौजूद था और मैं वहाँ जिस सऊदी से बात करता था, वो सऊदी, यकीन कीजिए, मैं आई कुडंट बिलीव दैट कि मैं उनसे बात करता था कि कोई ईरान के मामले में, वो नहीं नहीं ईरान अभी बस हमला करने लगा है। तो वहाँ इस लेवल का जो है ना, वहाँ फियर क्रिएट किया गया था ईरान के अगेंस्ट सऊदी अरब के अंदर, कि वहाँ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इवन वो भी जो है जब उनसे बात की जाती थी वो कहते थे बस अभी आप देखिए हम बात कर रहे हैं, हो सकता है ईरान हम पर हमलावर हो जाए। तो ये जो बात डॉक्टर साहब ने की है ये बड़ी अहम है कि ईरान की एग्जिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए, अगर वो अरब जो स्टेट्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है। इस पर फर्दर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा पहले अमजद साहब, ये जो बात शबीर साहब ने की है, इसके अंदर एक पहलू ये भी मौजूद है कि चलें ये तो मान लिया कि वहाँ पे सिर्फ फेस चेंज करना या कोई और उसके मकासद हो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है इसके अंदर ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पहलू है ना कि बाहर तो और जिस जंग को यूएस ने शुरू किया है इसराइल के कहने पे या अपने उसके मकासद के तहत, इसको किसी मंतकी अंजाम तक तो लेके जाएगा। वो मंतकी अंजाम आपका मिनिमम आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है जिससे जो है ना वो दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाए? क्योंकि हमने देखा था कतर पे हमला करके एक पहले जो पिछला अटैक था उसके बाद हो गया था तो मामला रफा दफा हो गया था, अब मामला किस तरफ जाएगा? बहुत शुक्रिया निशात साहब आपका। देखिए पहली बात तो ये हमें ये जेहन में रखना चाहिए कि चीन छोटा सा मुल्क नहीं है। ईरान सॉरी जी। ईरान छोटा सा मुल्क नहीं है, बिल्कुल उसका ठीक बात है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा मुल्क है। रकबा है और वहाँ पे हर तरह की ज़मीन मौजूद है। पहली बात तो ये है कि मतलब कोई इस तरह से नहीं है कतर है, कुवैत है या छोटे छोटे दीगर जो बहुत सारे मुल्क हैं वहाँ पे हमला किया 2 दिन के अंदर ये सारा कुछ मलियामेट करके आप कब्जा करके आप वहाँ पे रजीम चेंज कर देंगे, ये ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये अभी जब हम कहते हैं कि ईरान के पास सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल सब कुछ मौजूद है उनके पास, अभी तक 4 दिन की जंग में उन्होंने एक भी नहीं चलाया। वो
अभी तक तो बाकी मिसाइल चला रहे हैं ना, हमले कर रहे हैं वहाँ पे, कभी उधर मार दिया कभी उधर मार दिया, वो आग लगती है। फतह 2 के बारे में सुनने में आ रहा था कि वो इस तरह का फतह 2 और एक फतह मिसाइल के बारे का में एक मिसाइल फतह 2 का और खैबर शिकन के नाम की था बात आ रही उसका, है वो चलाया कल उन्होंने, लेकिन बाकी अभी तक कोई नहीं चले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। वो किस लिए रखे हुए हैं? इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये है कि ईरान लंबा एक ज़हन में रख के बैठा हुआ है, वो लंबी जंग करना चाहता है, और ये लंबी जंग जो है वो किसी भी सूरत अमेरिका के मुफाद में नहीं है, या उसको इसराइल को सूट नहीं करती। कि अगर ये जंग लंबी होती है ना, तो ये ना सिर्फ उन दोनों को सूट नहीं करती, बल्कि वो खित्ते के जो दूसरे मुल्क है ना उनको सूट नहीं करती, बल्कि बाकी दुनिया को भी सूट नहीं करती। उसकी वजह यह है कि हम कहते तो हैं कि उनको दुबई के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, बाकी मुल्कों के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, गल्फ के जो है, लेकिन वो हमले करके उसमें किसी शहरी का नुकसान नहीं हुआ। आप ये ज़हन में रखिएगा, वहाँ पे अमरीकी मुफादात के ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन उससे हुआ क्या है? उससे हुआ यह है कि पूरी दुनिया का जो माशी सिस्टम है ना वो रुक गया, आलमी मुफाद जो है वो रुक गया, वो स्टॉप हो गया। इस वक्त सारा प्रेशर जो है अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है कि जी आप ये क्या शुरू कर रहे हैं। आज जब हम बात करते हैं, अब चाइना और रूस की बात करते हैं, मेरे मुंह से 2 दफा चीन का नाम इसी वजह से निकला कि आज चीन ने खुद वजारते उनकी जो खार्ज है उसने ये स्टेटमेंट दी है कि ये रोकें ताकत का इस्तेमाल। रूस ने ये कहा कि ये रजीम चेंज आपका पागलपन है, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जी कि ये पागलपन है आपका, इसको ख़त्म करें वरना फिर बड़ी तबाही होगी दुनिया में। ये उन्होंने धमकी दी है रूस ने आज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया कुछ और सोच रही है। अब ये फ्रस्ट्रेशन, ये आप कह सकते हैं ये सुपर ताकत जिसकी हम बात करते हैं, ये वियतनाम में भी ये सुपर पावर गई थी। हाँ जी, हमारे सामने ताज़ा तरीन मिसाल मौजूद है अफगानिस्तान की, यहाँ पे ये सुपर पावर थी ना, ये B-52 ये इन्होंने तोरा बोरा में इस्तेमाल किए थे इससे पहले, तो क्या वहां पे क्या निकला, क्या इनको मिला था वहां से? डेजी कटर्स का नाम ठीक है ना, ठीक है, वो उन्हीं के जरिए किए थे ना, B-52 तैयार यूज किए थे, वहां से ये डेजी कटर बम फेंके थे, वो नीचे नया वर्जन आया उसका पता नहीं वो क्या था, वहां पे कुछ था या नहीं था, लेकिन वो वहां पे मारे इन्होंने, वहां से तो किसी को नहीं वो मार सके थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अब जो जो वक्त गुजरेगा ये अमेरिका के लिए ये नुकसानदेह इस वजह से, उनके इंटरनल भी अंदर से उनके, और यूरोप के अंदर भी उनके लिए। जिस दिन ये यूरोप वहां से ईरान से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, अभी उसने इजाजत दी है, अभी इजाजत दी है बरतानिया ने अपने अड्डे इस्तेमाल करने की, तो ये रुख मिसाइलों का उधर भी मुड़ सकता है। और ये जितनी लंबी होती जाएगी जंग, उतना ही अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा। और ये इतनी आसान ही, अगर ये लंबी करने में कामयाब हो जाता है ईरान, तो फिर उसकी फतह है। ये बस ये ज़हन में रखिएगा कि ये उसकी शिकस्त नहीं है। और रजीम चेंज, सॉरी मैं एक फिक्रा, और आपने रजीम चेंज की बात की थी, रजीम चेंज ईरान के अंदर इतना आसान इसलिए नहीं है। रजीम चेंज वहां पे होती है जहां अंदर से आपके साथ सपोर्ट हो। अगर ये आज वो बात कर रहा है कि जी कि हम शायद फौजें उतार दें वहां पे, हाँ जी, अगर उसने रिस्क लिया फौजें उतारने का, तो वहां पे उसको सपोर्ट कोई नहीं मिलेगी अंदर से। ठीक है, मैं आपके पास से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं आपके साथ वापस आता हूं। असल में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो है, उन्होंने उनकी कमिटमेंट है, उन्होंने जाना है। शाहजाद फारूकी साहब, मैं माजरत चाहूंगा, मुझे आपके पास आना था, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब ने चूंकि जाना है, मैं एक मौके का फायदा उठाते हुए, ब्रिगेडियर साहब आज जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने भी एक बड़ी खतरनाक बात कही है, या अहम बात कही है, और वो ये है कि वो जो सुपर पावर इस वक्त मौजूद है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, वो उसने कहा है कि हम ज्यादा उस पर जो है वो रिलाय नहीं कर सकते, हमें अपनी एटमी जो हथियार है वो बढ़ाने होंगे। ये जो स्टेटमेंट आया है, इसका कितना इंपैक्ट आ सकता है और दुनिया इसको किस तरह से लेगी? देखें, इसकी वजह यह है कि जो ट्रम्प की पॉलिसी है अनप्रिडिक्टेबल है, अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स करते हैं, जिसकी वजह से ना आपने देखा होगा कि इवन यूके ने भी उनको फुल उनकी पार्टिसिपेट नहीं किया लड़ाई में, अपने बेसिस दिए लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया। सो फ्रांस को लें, बरतानिया को लें, दे वांट कि हम खुद भी अब नेटो के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। उन्होंने इवन यूक्रेन वॉर में भी देख लिया कि दे वर ऑल डिपेंडिंग ऑन यूएसए। इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अभी हम अपने आप को हमें खुद न्यूक्लियर पावर में और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहले दे वर ऑल ट्रस्टिंग के जी हम अगर अपना करेंगे तो उससे हम काफी ज्यादा हमें यूएसए की मदद होगी, बट नाउ दे वांट टू रिलाई एट देयर ओन। सेकंड बात यह कि देखें, जो भी बात हुई, प्लीज रिमेंबर, अमेरिका ने ईरान का बहुत बड़ा हवा खड़ा किया हुआ था कि ईरान मिडिल ईस्ट को खा जाएगा, सऊदी अरब को ये कर देगा, यूएई को ये कर देगा, कतर को ये कर देगा, और उसने $1 ट्रिलियन के वेपन एमुनिशन पूरे मिडिल ईस्ट को बेचे हैं। जी, उनकी वॉर इंडस्ट्रीज पे चल रही थी।
कभी भी ईरान को वो बिल्कुल खत्म नहीं करेगा, प्लीज रिमेंबर। इतना रखेगा कि वो उसका थ्रेट रहेगा। और सेकंड, जो भी ईरान और सऊदी अरब के आपस में चीन पाकिस्तान सुलह कराई थी काफी हद तक, जी जी, चीन ने अंडरस्टैंडिंग कराई हो थी। गई थी, ये अब उन्होंने फिर वही कोशिश की है कि इसमें ऐसे मौके एनवायरनमेंट क्रिएट किए हैं कि ये फिर मिडिल ईस्ट से दूर हो जाए, और फिर ईरान से अलग के बाद ये फिर अपना वेपन एमर्जी बेचना शुरू करेंगे। ये ठीक। बेसिकली डिजाइन है इनके। लेकिन बेसिक चाहते वो यही है कि एक तो वहां पर जो ईरान हैड एग्रीड ये डिस्कशन में कि जीरो एनरिचमेंट करेंगे यूरेनियम पे, दे हैड एग्रीड, लेकिन इवन देन उन्होंने अटैक कर दिया है। जी नंबर 2, मिसाइल के ऊपर ईरान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बिकॉज मिसाइल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो दैट मीन कि ईरान ने ईरान बिकम एट सिटिंग डक, फिर जी, ये इसराइल के रहमो करम पर होगा। मिसाइल प्रोग्राम ये एक सर्वाइवल बात। है उसका। तीसरा, वो जो कहते हैं कि चाइना को ऑयल ना बेचे, अब दिस इज वेरी फनी। एक मुल्क को आप कह रहे हैं उसको अब सेंटिमेंट लगाई हुई है, एक मुल्क तेल ले रहा है उससे, उसकी उससे इकोनॉमी से, हाउ कैन दे डू इट कि ना बेचें इसको। ठीक। तो ईरानियन आर वेरी रेजिलेंट कॉम, वो इसको एक्सेप्ट नहीं। अगर ये बूट ले आएंगे ना ईरान में, प्लीज रिमेंबर, ये उसी तरह होगा कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कमल मुझे नहीं छोड़ता। ये अफगानिस्तान के साथ फंसेंगे इतनी बुरी तरह, इराक की तरह, कि इनको समझ नहीं आएगा। ईरानियन आर फाइटर्स, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इनके आके इसराइल के या अमेरिकन बूट वहां पर आए और ये चुप करके बैठ जाए। वहां पर वो लड़ाई होगी, आप देखेंगे, और पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक उड़ेगा, और ठीक। अल्टीमेटली यू नेवर नो कि मिड टर्म इलेक्शन में ये ट्रम्प को भी फारिग कर देते हैं। दैट इज क्वाइट लाइकली टू हैपन। ठीक ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं अब जरा शाहजाद फारूकी साहब, जरा थोड़ा सा जो डिबेट जिस तरफ चल पड़ी है, ये जो ताकत का पेंडुलम चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है, ये जो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ का सफर है, आपको लगता है कि ये तय किया जा सकता है, रिसेंट जो सिचुएशन अब बनी हुई है इसके बाद कोई इसका आउटकम इस तरह का डेवलप हो सकता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। अच्छा देखिए, यूनिपोलर तो ऑलरेडी एक गैर फितरी चीज थी कि अगर आप चाहें कि दुनिया को सिर्फ एक सुपर पावर चलाए तो ऑब्वियसली ये कोई नेचुरल अमल नहीं था कि जिसके जरिए आप समझें कि दुनिया किसी बैलेंस में चल रही थी। सो ये तो जूद या बदीर वो तो सामने आ जाएगा, और ये होना है कि दुनिया जो है वो एक दफा फिर कसीर कुतबी हो जाएगी, और पावर का जो बैलेंस है वो एक दफा फिर एक से ज्यादा हाथों में आ जाएगा। ये होना है जी, ये कानून कुदरत है, इसको हम रोक नहीं सकते। ठीक। बुनियादी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक मुगालता है जो उन्हें इस जगह पर लेके आया है। आप याद करें कि जब कासिम सुलेमानी का वाकया हुआ था उसके बाद ईरान उस तरह से कोई खातिर खा, कोई रिजेंटमेंट, कोई अपनी कोई ताकत का इजहार नहीं कर पाया, और सदर ट्रंप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उनको लगा कि शायद ईरान को भी 2-3 चप्ते मारेंगे और काम हो जाएगा, और उस बुनियाद पर उन्होंने सुप्रीम लीडर और जो ऊपर की क़यादत थी उसको उड़ाने का फैसला किया। उनको रिपोर्ट्स ये थी कि अनरेस्ट है, और ये बाकी मुल्क के जो लोग हैं वो कोई इतने ज्यादा शिया अक्सरियती निज़ाम हुकूमत से खुश नहीं है, और लोग वापस जो है वो अपनी उसी आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं जो कि 79 से पहले का ईरान था। और इस एक गलतफहमी की बुनियाद पर उन्होंने अपनी जंगे हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो सुप्रीम लीडर और ऊपर के लोगों को उड़ा देंगे। ठीक। प्रॉब्लम ये है कि आप पहले एक जाने-बूझे दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे, अब आपने उन लोगों को सामने लाने का फैसला किया है जो आपके इन फैसलों की वजह से सामने आए, जिनको अब आप जानते नहीं है। अब वो आरफी साहब जो हैं वो इस हवाले से मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल चॉइस होगी। अब ट्रंप साहब के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो इमाम खुमैनी के एक फतवे के पाबंद थे, जो अभी शहीद हुए जी। इमाम। तो उनका कहना यह था कि शायद हमें नहीं बनाना चाहिए एटमी हथियार, और हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उस पे आरफी साहब की अपनी एक राय है, और वो समझते हैं कि हमारे वजूद को बरकरार रखने के लिए हमें यहाँ पर खिते में अपने पास ये एटमी ताकत हासिल करनी चाहिए। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और वो बिल्कुल नहीं करेंगे, चूंकि वो सिर्फ वही एक चीज है जिसको दिखा के वो लोगों को डरा सकते हैं या अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। एक चीज याद रखने वाली है कि ईरान जो है वो कोई मुल्क नहीं है उस तरह से कि जिस तरह से आम कोई मुल्क है, आपने वियतनाम पे हमला किया है, या आपने इराक पे हमला किया है, या आपने लेट्स से अफगानिस्तान पे हमला किया है। ईरान एक सकाफत है, उनका एहसास तफाखर जो है वो बहुत तगड़ा है। वो जी। एक तो सरेंडर नहीं करेंगे कभी भी। वो सरेंडर वाली जो बात अगर कोई बंदा ढूंढ रहा है तो मुझे नहीं लगता ईरानी मर जाएंगे, लेकिन वो कभी सरेंडर नहीं करेंगे अमेरिका के आगे।
वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो इसके बावजूद अपनी अपने आप को सरेंडर करने वाली बात है वो उसको पसंद नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी जो सिस्टम है ईरान का उसको एक सपोर्ट मिल गई है। मैं समझता हूं कि ये माह रमजान में जो उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, तो बजाय इसके कि अमेरिका के जो रजीम चेंज के हवाले से ख्यालात थे उसको सपोर्ट मिलती, ये काउंटर प्रोडक्टिव हुआ और लोग एक तरह से फिर दोबारा से उस रजीम के साथ जुड़ गए हैं जिसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। तो अब रजीम चेंज भी उस तरह से मुझे टेबल पर नजर नहीं आती कि आप ये कहें कि ये जो इन्होंने मकासद हासिल कर दिए। अब ये बेसिकली तो अमेरिका एक तरह से अपनी खिफत छुपाने की कोशिश करेगा। अगर वो कहेगा कि हमारा मकसद इस सिस्टम को लपेटना नहीं था, बिल्कुल सिस्टम को लपेटना था। वो शाह ईरान के फर्जंद जो है वो किस बलबूते पे आए रोज जो है वो बयानात दे रहे थे, तो ऑब्वियसली कोई एक प्लान तो था जो इसके पीछे चल रहा था। और इसराइल के वजूद को यकीनी बनाने के लिए एक उसकी सिक्योरिटी की यानी जमानत देने के लिए एक ऐसा ईरान चाहिए था जो कि अमेरिका की मर्जी से चले। लेकिन अगर ईरान अमेरिका की मर्जी से नहीं चलता और ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जो कि अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लेते, तो सूरत हाल पहले से ज्यादा गंभीर हो जाएगी। तो मेरे नजदीक ये जो आपने यूनिपोलर का लफ्ज इस्तेमाल किया, यूनिपोलर तो मुझे अब और इसलिए भी आपने ये अभी जो अमजद साहब से आपने पूछा, तो यूक्रेन की जंग ने ये सारा कुछ साबित कर दिया कि भाई एक तो ये है कि अमेरिका पैसे खर्च करने की पोजीशन में नहीं है कि वो नेटो के नाम पे सारी जंगों को अपने जिम्मे ले ले। तो वो तो कहता है कि अब यूरोप अपने हिस्से के पैसे निकाले, यूके ने भी अपने हिस्से के पैसे लगाने हैं तो अपना दिफा करे। फ्रांस तो अगर उन्होंने अपने अपने हिस्से के पैसे डालने हैं और तो फिर वो अपनी जंग का इंतखाब भी खुद ही करेंगे। प्रॉब्लम ये था कि आज से पहले जितनी भी जंगें थी वो सारे लोगों को लेके अमेरिका चला जाता था दुनिया का थानेदार बन के, क्या हो जी सारे इराक में वो निकल आया है एटमी हथियार, तो हम चल के उसका कलाकमा करते हैं। तो उसके बाद अगर आप उनसे पैसे भी मांगेंगे, वो तो पैसे ना देने की वजह से ही सारे लोग आपके साथ चल रहे थे। अब आप अगर सबसे पैसे मांगना शुरू कर देंगे तो भाई वो फिर अपने मर्जी की जंग लड़ेंगे। आप जिस मर्जी जंग में उनको धकेलने की ख्वाहिश रखते हैं या आप उनके वसाइल को झोंकने की ख्वाहिश रखते हैं, तो शायद वो पूरे यूरोप के लिए वो उस तरह से काबिल कबूल नहीं होगा। और यूक्रेन की जंग ने ये साबित कर दिया कि दूर बैठकर आप उसको बाकी लोगों की सिक्योरिटी को नहीं कर सकते इंश्योर। और ये जो ईरान ने एक कदम उठाया है जिसके नतीजे में उसने अपने खलीजी रियासतों के ऊपर निशानेबाजी की है, गो के वो अमेरिकी एसेट्स हैं या वहां पे अमेरिकी अमलाक है जिनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि एक तो उन रियासतों को ये पैगाम मिला कि भाई आप लोग इस तरह अमेरिका की छतरी लेकर अपने आप को महफूज मत समझे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप फिर आ जाइए। अगर आप अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी कि जी वो फलाना मुल्क जो है वो भी अंदर से मिला हुआ है इसराइल के साथ, तो फलाना मुल्क भी मिला हुआ है, तो ये सारे लोग जो है वो एक साइड पे हैं और अमेरिका की शय पर ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो अब उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो आया दूबदू किसी किस्म की जंग वो अफोर्ड करते हैं। और ईरान वाकतन जुग्राफियाई तौर पर एक बड़ा मुल्क है, अगर उसके मुकाबले में ये छोटी छोटी रियासतों को आप खड़ा करने की कोशिश करेंगे या उसका तो ये एक मतलब एक डिबेट तो हो सकती है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, और हम ये ख्याल करें कि शायद ईरान उसको हरा देगा। नहीं, ईरान उसको हरा नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे आपका पॉइंट साहब वाली बात है, अमजद साहब की बात है कि इस जंग को जितना लंबा किया जाएगा और उतना ही ईरान को फायदा होगा और अमेरिका पर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो एक इंपॉर्टेंट बात अभी शादात फारूकी साहब ने की है कि अगर रजीम चेंज नहीं होगा जिस मकसद के लिए ये जंग शुरू की गई थी, अगर ये रजीम चेंज मकसद नहीं है तो फिर क्या मकसद है जिसके लिए इतनी बड़ी जंग छेड़ दी गई है? पूरी दुनिया की आलमी मईशत जो है उसको स्टेक पे लगा दिया गया है। दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो क्रिपल कर रही हैं, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। इन्फ्लेशन किस हद तक चली जाएगी? इस हद तक कि यूएस के अंदर जो लोग इंटरेस्ट रेट पे कमी का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो ना आया तो वहाँ पे जो इकॉनमी का कोलैप्स होने का इम्कान है, क्योंकि वो पहले ही डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है। $38 ट्रिलियन का उसने जो है वो कर्ज उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, जिसमें से इंटरेस्ट रेट $1 ट्रिलियन वो सालाना वो जो है उसने इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो ये सारे मामलात को कैसे संभालेगा? या ट्रंप साहब की ये जो इक़दामात हैं ये वाक़अतन अमेरिका के लिए किसी ऐसी मुश्किल या ऐसी बंद गली की तरफ ले जाएंगे जहां पर हमने यूएसएसआर को भी जाते देखा, उससे पहले की जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं उनको जाते देखा। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर शबीर साहब से इसी मौजूद पर बात करते हैं।